आप सबको मैं बता दूं, ये जो है VIILM की तरफ से सौजन्य से हो रहा है। और डॉक्टर रितु जो है, शी इज वन ऑफ द पिलर्स एज फार एज वेनु इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव एंड लाइफस्टाइल मेडिसिन इज कंसर्न। So she will be an important part of us, and we are looking forward for that day when she will be regularly sitting with us. So you, की वंदना। सोया कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। So please, next slide, please. Next slide, please. So we'll bow to Lord Dhanvantri before starting the presentation. Next slide, please. So the definition of health, what is said in Ayurveda, says samdosha samagrisha samadhatu malakriya prasannatme indriya manah swasthitya vidhiyate. So we can see with this, just two words definition, the complete definition of health is said, and is similarly same definition of health is adapted by WHO. It says health is a state of physical, mental, social, and spiritual well-being. So this definition, in fact, adopted from health definition of Ayurveda. So we can see which have been described, as health, almost 3000 years back. आयुर्वेद में ये 3000 साल पहले जो है वो बताया गया है कि हेल्थ की डेफिनेशन, और वही सेम हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो WHO ने अडॉप्ट करी है। और आप ये देखिए कि कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है ये डेफिनेशन, जिसमें कि ये बोला गया है कि हमारी फिजिकल जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, स्पिरिचुअल वेलबींग है। तो ये कंप्लीट वेलबींग जो है, होलिस्टिक वेलबींग के बारे में आयुर्वेद ने बताया है, जो कि WHO ने भी अडॉप्ट किया है। सो प्लीज नेक्स्ट प्लीज। तो इसमें जो एम ऑफ आयुर्वेदा है, व्हाट इज द एम ऑफ आयुर्वेदा? तो एम ऑफ आयुर्वेदा में आप ये देखिए कि देर आर टू एम्स। इसमें छोटा सा एक श्लोक है जो लिखा है, जो कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये कहता है कि सबसे पहले जो जो एम है वो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम की मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। टू मेन एम ऑफ आयुर्वेदा इज टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन। तो ये सबसे पहले मतलब जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है एंड वेल बीइंग का एस्पेक्ट है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और हेल्थ के एस्पेक्ट को सबसे पहले लिया गया है आयुर्वेद में। और उसके बाद में अगर फिर कहा गया है आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अगर बाय चांस टू क्योर द डिजीज, अगर कोई कोई बीमारी हो जाती है किसी को, फिर उसको जो है सिक पर्सन को, जो रोगी है, जो आतुर है, उसको ठीक करना। तो दैट इज द सेकंड एम। तो फर्स्ट एम इज स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, दैट मीन्स कि हेल्थ मेंटेनेंस पे कितना जो है वो आप ये देख सकते हैं कि एम्फेसाइज किया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दैट इज द मेन एम ऑफ आयुर्वेदा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ये भी सेम वही कहा गया है। अब आयुर्वेद के जो है वो देर आर 8 लिम्स। 8 लिम्स मतलब अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। अष्टांग, जैसे अष्टांग योग कहा जाता है, ऐसे ही अष्टांग आयुर्वेद कहा जाता है। अष्टांग योग में जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे जो हैं वो योग के जो हैं वो अंग हैं, 8 अंग हैं। इसी तरह से आयुर्वेद के भी 8 अंग कहे गए हैं, जिसमें कि इंटरनल मेडिसिन है, शल्य तंत्र है, बाल रोग है, और भूत विद्या है, मतलब जो साइकोलॉजी एंड साइकेट्री जो है जिसमें आ जाता है। शालाक्य मतलब ईएनटी की और ये डिजीज आ जाती हैं। फिर अगत तंत्र आ जाता है जिसमें टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। देन रसायन, रसायन एंड वाजीकरण। रसायन और वाजीकरण जो है वो इवन इवन जो है वो एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत बाद में जो है उसको
वो किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। पर हमारे जो मेडिसिन के जो चैप्टर्स हैं, हमारी जो चरक संहिता जो बुक बताई गई है, सबसे जो बड़ी आयुर्वेद की बुक कही गई है चरक संहिता, और इवन सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, इसमें रसायन और वाजीकरण, रसायन मतलब जीरियाट्रिक्स मतलब जो रिजुविनेशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ पे जो चैप्टर है, वो जो चैप्टर है वो हमारी चिकित्सा स्थान का, जहाँ पे डिजीजेस की डिस्क्रिप्शन किया गया है, उसमें सबसे पहला जो है वो चैप्टर है वो उसको रसायन अध्याय कहा गया है। और उसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है उसको वाजीकरण कहा गया है, जो कि एफ्रोडिसिएक और फर्टिलिटी से रिलेटेड है, जिसमें कि सारे डिटेल्स जो हैं वो किस तरह से जो है बेटर प्रोजेनी के लिए क्या क्या हर्ब्स, क्या क्या कॉम्बिनेशंस बताई जाती हैं, तो उनके बारे में, और वो भी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टिंग, इम्यूनिटी इन्हेंसर और फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स, ऐसी ऐसी फॉर्मुलेशन जो हैं वो रसायन और वाजीकरण अध्याय में दी गई हैं, जो कि हेल्थ मेंटेनेंस के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यूएसपी ऑफ आयुर्वेदा में क्या है, किस तरह से हम हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और वेलनेस को किस तरह से हम ले सकते हैं, बिकॉज आयुर्वेद का जो पहला प्रयोजन है, जो पहला एम है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, उसको हम किस तरह से अटेन कर सकते हैं, हाउ वी कैन अटेन दी हेल्थ थ्रू आयुर्वेदा and health and wellness complete, or regain also after the sickness, or maybe when we are keeping healthy, how we can maintain our health. That these are the things, these are the USPs of Ayurveda. By following all these, we can regain the health, or we can maintain our good healthy routine, and we can maintain our complete wellness. So first of all, it's holistic approach. होलिस्टिक अप्रोच कैसे है? होलिस्टिक अप्रोच ये है कि वी डोंट ट्रीट वन ऑर्गन और वन सिस्टम, वी ट्रीट द कंप्लीट बॉडी। बॉडी को मन के साथ में, आत्मा के साथ में, और जीवित शरीर को जो ट्रीट करता है वो आयुर्वेद कहा जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच में जैसे पंच महाभूत कहा गया है। पंच महाभूत क्या है? जो 5 एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी नेचर में होते हैं, जैसे जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, और ये सब जो हैं पांच पांच महाभूत कहे गए हैं। और ये 5 महाभूतों से ही जो है वो पूरी प्रकृति और सृष्टि जो है वो मानी गई है, और उसी 5 महाभूत से हमारी बॉडी भी बनी है। और उसको जो है 5 महाभूतों के साथ में, खाली 5 महाभूत से तो हमारी बॉडी नहीं बनी है। 5 महाभूत से बनी है तो हम तो एक कोई जैसे टेबल है या पेड़ है या कोई भी प्रकृति में चीज हम देख रहे हैं, वो सारी 5 महाभूतों से बनी है। लेकिन हमारी बॉडी में क्या स्पेशलिटी है? हमारे अंदर साथ में जीवात्मा है। जीवात्मा जिससे कि हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो जितनी भी एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं वो जीवात्मा की वजह से हैं। और 5 महाभूतों के साथ में जब जीवात्मा मिल जाती है तो उसको जो है शरीर कहा जाता है। और उस शरीर की जो होलिस्टिक अप्रोच से जो ट्रीटमेंट होती है, कंप्लीट बॉडी की जो ट्रीटमेंट होती है, उसको होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। और इन्हीं से ही जो है हमारी बॉडी में जो है वो त्रिदोष बनते हैं, वात, पित्त, कफ जिसे कहा जाता है। उसके बाद में सप्त धातु, जो हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये भी जो है वो इसी से ही हमारी बॉडी के पार्ट हैं। हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए सप्त धातुएं जो होती हैं। फिर उसके बाद में अग्नि, अग्नि मतलब कि हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, हमारी डाइट हम कैसी ले रहे हैं, वो डाइट हमारी बॉडी को ठीक से लग रही है या हमारी हेल्थ ठीक से मेंटेन हो रही है। हमारे शरीर में जो है जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो भी चीज हम खा रहे हैं देना चाहिए, एनर्जी बढ़ाना चाहिए, क्या वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो अग्नि जो है वो डिसाइड करती है हमारी बॉडी में। और उसके बाद में कोष्ठ भी जो है, जो हमारा जो गट है वो भी डिसाइड करता है इस चीज को। और गट का रिलेशन जो है वो ब्रेन से जो है वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, कि क्योंकि हम तो पंच महाभूत के साथ में जीवात्मा है। अगर हम जीवात्मा हैं तो उसके साथ में सुख, दुख, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो स्ट्रेस लेवल अगर किसी का हाई है तो भी उसका गट लेवल जो है वो, गट का एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं हो सकता, कोष्ठ बहुत अच्छा नहीं हो सकता, हेल्दी नहीं हो सकता, अग्नि भी जो है बहुत अच्छी नहीं हो सकती, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीजों को लेते हुए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, इमोशनल लेवल को
लेके देखिए कहाँ तक जो है वो आयुर्वेद में कितना डिटेल में ये बताया गया है। स्रोतस मतलब सारे हमारे ऑर्गन, सारे सिस्टम जो हैं, ओजस मतलब जो है हमारी बॉडी में किस तरह से जो है हम स्ट्रेंथ जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ से आती है। त्रय उपस्तंभ अभी आगे भी आएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या होते हैं और वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में मनस त्रिगुण जैसे सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम ये मन के गुण बताए गए हैं, जो कि और कहीं भी नहीं बताए गए हैं। जो कि मतलब हम अगर अलग अलग इंसान की अलग अलग जो है वो मनों के गुण की भी परसेंटेज होती है हर एक की बॉडी में, कि किसकी बॉडी में। जैसे कहा जाता है ना कि ये तो राक्षस के जैसा है, राक्षस के जैसा मतलब उसमें तमोगुण का बहुत आधिक्य है, और कहते हैं ये तो बिल्कुल सन्यासी के जैसा है, ये तो बिल्कुल मतलब बहुत ही सत्वात्मा है, तो उसमें सत्व की प्रधानता मानी गई है। तो सत्व, रज, तम, इस तरह से मन के गुण जो है वो भी बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बताए गए हैं, जिससे कि बॉडी को जो है हम पहचान सकते हैं और जिसे हम उसको ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे से प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद में सबसे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट आता है प्रकृति। प्रकृति जो है वो हमारी आयुर्वेद की एक तरह से बहुत बड़ी यूएसपी है, जिसको कि बायो कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जैसे कि वात, पित्त, कफ और 7 तरह की प्रकृति मानी जाती है। वात, पित्त, कफ, फिर वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, वात पित्तज सॉरी, और उसके बाद में त्रिदोषित प्रकृति। तो इस तरह से 7 टाइप्स ऑफ प्रकृति जो है, शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृतियां बताई गई हैं, जिनको की जानने का तरीका या तो नाड़ी से है प्रकृति और विकृति को जानने का, या फिर उसके लिए एक क्वेश्चनियर होता है। वो क्वेश्चनियर जो है वो हम पेशेंट से भरवाते हैं, या पेशेंट के साथ में जो कोई भी आते हैं उनसे भरवाते हैं। कोई भी इंसान अपना प्रकृति परीक्षण करवा सकता है, हेल्दी लोग भी अपना प्रकृति परीक्षण करवा सकते हैं, और ताकि उनको ये पता चले कि उनको क्या क्या बीमारी, मतलब क्या क्या किस तरह की उनकी प्रकृति है, किस तरह की उनकी बॉडी है। प्रकृति से हमें पता क्या चलता है, प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें, आपकी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चलता है। जैसे कि हमारे लिए क्या खान पान अच्छा है, हमारे लिए क्या खान पान नहीं अच्छा है, हमें कौन सा वेदर सूट करेगा, हमें कहाँ पे रहना सूट करेगा, और हमारे को फ्यूचर में क्या क्या डिजीज हो सकती हैं, उनसे बचाव हम कैसे कर सकते हैं। तो प्रकृति हमें उस लेवल तक लेके जाती है, वहां तक हमारी डिजीज को, फ्यूचर डिजीजेस को भी प्रिडिक्ट करना और उसको बीमारी से बचने के तरीके भी बताना, हम प्रकृति को जान के कर सकते हैं। तो प्रकृति इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। तो अभी मैंने रसायन का बताया था कि रसायन जो है वो, तो रसायन जो है वो इम्यूनिटी इनहेंसर, इम्यूनिटी बूस्टर, और जेरियाट्रिक्स उसमें जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसमें जनरली ये कहा गया है कि रसायने तो मध्य वयस्सी, रसायने तो मध्य वयस्सी का मतलब ये है कि रसायन का जो सेवन है, जो जितनी भी इम्यूनो बूस्टिंग बूस्टिंग चीजें हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटिव जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं, जो भी खाने पीने की चीजें हैं, उन सबको मध्य वयस्सी मतलब मध्य वय में, मतलब 30-40 की उम्र के बाद से ही उनको लेना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जिसे कहते हैं ना कि एजिंग ग्रेसफुली, ताकि आपकी जो एजिंग है वो ग्रेसफुल रहे, आपको ओल्ड एज में जाके बहुत ज्यादा कष्ट ना भुगतने पड़े, बहुत ज्यादा बीमारियां ना हो, और आप हेल्दी रह के अपनी हेल्दी एजिंग कर सकें, जिससे आपको कोई खास सीरियस प्रॉब्लम ना आए, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसलिए रसायन का जो सेवन है, रसायन मेडिसिन जो है, रसायन फॉर्मुलेशन जो है, उनका सेवन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए जो है वो रसायन का जो चैप्टर है वो हमारी चरक संहिता में, जहाँ पे चिकित्सा स्थान है, उसमें नंबर 1 पे दिया गया है। और उसके बाद में कल्प चिकित्सा और वर्धमान रसायन चिकित्सा भी एक बहुत यूनिक काइंड ऑफ ट्रीटमेंट कही गई है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि इवन मेरे ही जो गाइड थे एमडी में, हम लोगों के पास कोई विटिलिगो के पेशेंट आते थे, तो हम उसको जो है एक मेडिसिन होती है बाकुची, सोरेलिया कॉरेलिफोला उसका नाम होता है, उसको इंक्रीजिंग डोजेज में देते थे। जैसे मतलब फ्रेश बाकुची के जो सीड्स होते हैं, वो 10 सीड से स्टार्ट करके 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 50 तक जाते थे, फिर उसके बाद में डाउनग्रेड करते थे, 50 से वापस 10 तक आते थे। इस तरह से पूरा कोर्स उनको करवाते थे विटिलिगो के पेशेंट्स को, एंड वी यूज टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। मैं आज भी ये चीज यूज करती हूँ अपने विटिलिगो के पेशेंट्स में। ऐसे ही कुछ है और डिजीजेस हैं, क्रॉनिक डिजीजेस, जिनमें हमें रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। जैसे क्रॉनिक आईबीएस का पेशेंट है या कोलाइटिस का पेशेंट है, उसमें हम इंक्रीजिंग डोजेज में कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको ऐसे इंक्रीजिंग डोजेज में यूज करते हैं, 30-40 दिन का पेशेंट को कोर्स करवाते हैं। उसमें डाइट का भी हम ध्यान रखते हैं कि डाइट में हमें उसमें क्या करना है,
और इस तरह से ऐसे कई कई और डिजीज हैं, जैसे क्रॉनिक एस्थमा का पेशेंट है, आईएलडी के पेशेंट्स हैं, उनमें भी इस तरह से कल्प चिकित्सा का जो है वो हम यूज करते हैं, जिससे कि हमारे को बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं। और उसमें प्रॉपर डाइट भी पेशेंट को ये बताई जाती है कि आपको इतने दिनों में ऐसे खाना है, इतना खाना है, ये खाना है। तो उससे जो है पेशेंट को, जैसे लंग्स वीक हैं किसी के ब्रोंकियल एस्मा और आईएलडी की वजह से, लंग्स की कैपेसिटी, वॉल्यूम, सब कुछ जो है वो इंक्रीज होता है और पेशेंट को जो है वो बहुत अच्छा फर्क आता है। तो ये कल्प चिकित्सा या वर्धमान रसायन चिकित्सा है, ये यूनिक ट्रीटमेंट, यूनिक पैटर्न ट्रीटमेंट है ये आयुर्वेद का। ये किसी भी और पैथी में नहीं होता, लेकिन इससे हमें अमेजिंग बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं और पेशेंट की इम्यूनिटी भी इंक्रीज होती है और उसकी बीमारी भी मैनी फोल्ड जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो है वाजीकरण, वाजीकरण जो है वो भी इट इज यूनिक टू आयुर्वेदा। तो वाजीकरण को आप ये बिल्कुल सेक्स से रिलेट करके या मतलब प्रोजनी से रिलेट वो करके नहीं करना है, कि ये वाजीकरण जो चिकित्सा है ये हमारी सप्त धातुओं पे काम करती है। सप्त धातु मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, लास्ट में जो है वो शुक्र धातु सीमन आता है, और ओज फिर उसके बाद में आता है। कंप्लीट बॉडी की हेल्दीनेस के लिए वाजीकरण जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बॉडी में स्ट्रेंथ लेवल को, जिसे बल चिकित्सा, बल कहते हैं, बल को मेंटेन करके रखना। जिसे कहते हैं ना, कई लोग आते हैं सार्कोपीनिया हो गया, उनकी मसल वीक हो गई, उनको जो है वो बिल्कुल मतलब अभी तो 70 kg के थे और अभी वो 55 kg के रह गए हैं। तो वो क्यों सार्कोपीनिया हो रहा है उनको? वो सार्कोपीनिया को रोकने के लिए और उसको ठीक करने के लिए, उनका मसल मास लूज हो रहा है, उनकी सब जो है बॉडी के टिश्यूज जो है वो वीक होते जा रहे हैं। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए भी हम वाजीकरण चिकित्सा का यूज करते हैं। और कई और मतलब, और इवन जो है मतलब ऑब्वियसली जो है वो हम सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए और इन सब चीजों को करने के लिए, गुड प्रोजेनी, हेल्दी प्रोजेनी के लिए हम वाजीकरण चिकित्सा जो है उसको फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी, दोनों जेंडर के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड वी हैव वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सेफ, वेरी गुड फॉर्मुलेशंस फॉर दीज पर्पसेस। और फिर उसके बाद में नाड़ी परीक्षा, जैसे कि अभी डॉक्टर भट्ट भी कह रहे थे कि ही वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द नाड़ी परीक्षण। सो सर, मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ, डॉक्टर भट्ट, एंड टू ऑल ऑल पीपल प्रेजेंट हेयर, कि जो जी नाड़ी जी। परीक्षण है वो मैंने मेरे गुरु से, व्हेन आई वाज इन 1992, मैं 1991 सॉरी, आई वाज इन बीएमएस थर्ड ईयर, तो तब मैंने नाड़ी परीक्षण शुरू किया था मेरे गुरु से सीखना। और आज मुझे जो है आप देख लीजिए 1991 से कितने साल हो गए, करते 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 आज भी मैं ये कहती हूँ कि आई एम नॉट द परफेक्ट वन। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ नाड़ी परीक्षण का, कि मेरी मेरी मदर इन लॉ एलोपैथिक डॉक्टर थी और जो उनके जो फादर थे वो आयुर्वेद के बहुत रिनाउंड वैद्य थे, दिल्ली में ही प्रैक्टिस करते थे वो। तो मेरी एक सीनियर उनके पास सीखने के लिए जाती थी, तो उन्होंने जो है उन्होंने एक दिन उनकी नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने एक दिन जाके उनको बोला कि हकीम जी, मेरी ना आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप मेरी नाड़ी देख लीजिए। तो उन्होंने उसकी नाड़ी देखी, तो वो जो मेरी सीनियर थी, उन्होंने सर पीरियड मिस नहीं किए थे, तो उन्होंने फिर भी उन्होंने बोल दिया कि नीरू, तुम प्रेग्नेंट हो, यू शुड गो होम एंड टेक रेस्ट, आप प्रेग्नेंट हो। और उन्होंने पीरियड्स मिस नहीं किए थे और उसी मंथ उन्होंने पीरियड मिस किए, शी गॉट प्रेग्नेंट, शी वॉज प्रेग्नेंट। उन्होंने बिफोर, उसको भी नहीं पता था, मदर को भी नहीं, वो लेडी को भी नहीं पता था, उससे उससे पहले ही उन्होंने नाड़ी देख के परीक्षण किया, उसको बता दिया। तो नाड़ी जो है वो किस लेवल तक बता सकती है, आई एम जस्ट टॉकिंग, गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। उस लेवल तक तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ बहुत कुछ कर सकती हूँ नाड़ी में तो नाड़ी से हम बहुत सारा कुछ देख सकते हैं सर, जितना हम और प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो तो इसके अलावा जो है आगे स्वर्ण प्राशन, सर स्वर्ण प्राशन इज अमेजिंग इन आयुर्वेदा। जैसे हम छोटे बच्चों में, बच्चे पैदा होते हैं, पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं वो कहते हैं कि आप, और वैक्सीनेशन के लिए पूरे गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए हुए हैं, और ये वाली वैक्सीन अब लगेगी, डीटीपी तब लगेगी, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये ऐसे से लगेंगी, सब वैक्सीनेशन की प्लानिंग होती है। इस तरह से मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि वे आई डिड माई एमडी फ्रॉम गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर। तो हमारे वहाँ पूरे गुजरात में सर, गुजरात गवर्नमेंट ने एट दैट टाइम 1995 की मैं बात कर रही हूँ, आज भी होता है वो सब कुछ, हर एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में उन्होंने हर महीने छोटे बच्चों के लिए, डे 1 से लेके 16 ईयर्स तक के बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन एक बच्चों को
पर्टिकुलर डे में पुष्य नक्षत्र में एक मेडिसिन दी जाती है, उसमें स्वर्ण भस्म में कुछ एक हर्ब्स को जो है वो ट्राइचुरेट करके उसी दिन ट्राइचुरेट किया जाता है, पुष्य नक्षत्र वाले दिन ही उसको मिक्सिंग की जाती है और वो छोटे बच्चों को दी जाती है, जैसे 1 डे के बच्चे को भी दी जाती है और 16 ईयर्स तक के बच्चों को दी जाती है, टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी, ताकि वो बार बार बीमार ना पड़े, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो कोमल होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनकी इम्यूनिटी अभी बनी नहीं होती है, इसलिए वो बार बार बीमार होते हैं, बार बार कोल्ड एंड कफ हो गया, फीवर हो गया, ऐसा हो गया, पेरेंट्स आते हैं टॉन्सिल्स बढ़ गए, एडिनॉइड्स हो गए, ये हो गया वो हो गया, तो हम उनको यही गाइड करते हैं कि आप स्वर्ण प्राशन करवाते रहिए और उससे जो है धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी बनती जाती है और वो बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज भी हुई हैं, बहुत सारे प्री एंड पोस्ट जो है वो कई ब्लड टेस्ट जो हैं, आईजी लेवल और बहुत सारी चीज़ों की टेस्टिंग, काफ़ी स्टडीज की गई हैं, जिससे कि मतलब जो है स्वर्ण प्राशन की मतलब काफ़ी साइंटिफिक जो है प्रूवन ये स्वर्ण प्राशन एक टेक्निक है जो कि एवरी मंथ पुष्य नक्षत्र वाले दिन होता है। एट माई हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, हम लोग भी यहाँ पे स्वर्ण प्राशन करते हैं और एवरी मंथ हम लोग ये करते हैं और बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 100 किड्स जो हैं वो मेरे पास हर महीने आते हैं, जो बच्चे करवाते हैं, जिनके नए बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी करवाने आते हैं। तो इस तरह से स्वर्ण प्राशन का जो है वो किड्स के लिए इम्यूनो मॉड्यूलेशन का है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। उसके बाद में सर बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, जैसे दिनचर्या और रात्रिचर्या। दिनचर्या और रात्रिचर्या का जो चैप्टर है वो हमें बीएमएस में जब चरक संहिता पढ़ाई जाती है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में आ जाता है दिनचर्या रात्रिचर्या, कि मतलब आपकी डेली रूटीन, डेली रेजिमेंट कैसा होना चाहिए और इवन आपके सोने का भी रेजिमेंट कैसा होना चाहिए। तो इतना डिटेल में सर सब कुछ बताया गया है। और उसके बाद में ऋतुचर्या बताई गई। ऋतुचर्या आप एक बार पढ़ोगे ना सर, मतलब मैं कह रही हूँ मजा आ जाएगा कि हर एक सीजन में सीजनल रेजिमेंट, किस सीजन में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह से आपको कब बाहर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, तो मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। और क्या क्या मेडिसिन अच्छी हैं उस सीजन में आपके लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपके लिए। सो हर सीजन वाइज भी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो इट इज सो साइंटिफिक एंड सो प्रॉपर, विच इफ मतलब अगर हम फॉलो करने लग जाए तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई बीमार पड़ेगा। तो मतलब वो लोग इतना हेल्दी हो जाते हैं सर उसको करने से। उसके बाद में आम जो है, आम का जो है वो बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी इसमें, क्योंकि इट इज अ वेरी वास्ट इशू, मतलब वेरी वास्ट थिंग। पर छोटी सी चीज है कि मतलब हम जो ठीक गलत फलत खाते हैं आजकल, जो एडल्ट्रेटेड फूड, जितनी भी चीजें हम खाते हैं टाइम पे टाइम खाते हैं, रात को 2-2 बजे लोग स्विगी जोमेटो करके खा रहे हैं आजकल, तो यंग जनरेशन का कितना मतलब फैशन है ये सब। तो ये सब जो उल्टे पलटे टाइम पे खाते हैं, गलत खाते हैं, तो ये सब चीजें जाके बॉडी में जो है वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो उन्हीं टॉक्सिन्स को आम कहा जाता है। उन टॉक्सिन्स को जो है वो बॉडी से निकालना और उन टॉक्सिन्स को खत्म करना जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। और उसके बाद में पथ्य अपथ्य, सर पथ्य अपथ्य जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद में कि मैंने आप देख सकते हैं कि मैंने यूएसपी ऑफ आयुर्वेदा में लिखा गया है। हमारी जो चरक संहिता है उसमें जहां पे डिजीजेस का डिस्क्रिप्शन है चिकित्सा स्थान में, देर आर 30 चैप्टर्स। वो 30 चैप्टर्स में जो है हर डिजीज का चैप्टर है। जैसे सपोज उन्होंने श्वास रोग का चैप्टर हो गया, श्वास रोग मतलब ब्रोंकियल एज्मा का चैप्टर है, तो सबसे लास्ट में 2 श्लोक जो है वो क्लियरली दिए होते हैं। पथ्य मतलब क्या क्या श्वास के रोगियों के लिए खाने में अच्छा है जिससे उनकी डिजीज जो है वो मेंटेन रहेगी, और क्या क्या चीजें जो है वो उनके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्या क्या चीजें उनके लिए ठीक नहीं रहेंगी। तो इस तरीके से हर चैप्टर में, हर डिजीज में मतलब हमारे पास पथ्य क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए पेशेंट को और क्या नहीं खाना चाहिए, एवरी थिंग इज डिस्क्राइब इन डिटेल। तो इतना ज्यादा मतलब फोकस जो है वो डाइट पे किया गया है, ताकि क्योंकि मतलब एलोपैथिक में तो डाइट का इतना ज्यादा नहीं है, बट हमारा तो डिजीज वाइज है, तो इसमें उतना ही करने से मैं बोलती हूँ पेशेंट को, मेरी अगर आप प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे तो मेरी हर प्रेस्क्रिप्शन में भी पथ्य और अपथ्य लिखा ही होता है हर पेशेंट के लिए डिजीज के हिसाब से। क्योंकि मैं और फिर साथ में मैं ये भी बोलती हूँ कि सर्टेन डिजीज में कि अगर आपने ये डाइट का और रूटीन का जो मैंने बताया है, अगर आप वही फॉलो कर लेंगे तो 50% तो आप उसी से ही ठीक हो जाएंगे। बाकी थोड़ा बहुत जो है मैं मेडिसिन दे देती हूँ, उससे आपका बाकी का ठीक हो जाएगा। तो रूटीन एंड डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा। और उसके बाद सर आता है विरुद्ध आहार।
विरुद्ध आहार में जैसे इनकॉम्पिटेबल डाइट आइटम्स, इनकॉम्पिटेबल जैसे सिंपल चीज है, जैसे दूध में कभी कोई नमक डाल के नहीं पीता है, या दूध में कभी कोई लेमन डाल के तो पीता नहीं है। तो ये क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि ये विरुद्ध आहार है, ये इनकॉम्पिटेबल डाइट्स है। अब इसी तरीके से ही मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि दूध के साथ में कोई भी फ्रूट्स हमें नहीं लेने चाहिए। जैसे लोग मैंगो शेक लेते हैं, बनाना शेक लेते हैं, चीकू शेक लेते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स दूध में डाल डाल के शेक बना के पीते रहते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे, वो विरुद्ध आहार है, उसको नहीं लेना होता। और हमें जो है इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी विरुद्ध आहार हैं, बहुत सारे विरुद्ध आहार हैं। जैसे घी और हनी को कभी समान मात्रा में इकट्ठे जो क्वांटिटी में मिला के नहीं लेते हैं, तो वो भी विरुद्ध आहार होता है, उससे भी टॉक्सिन्स बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। एंड देयर आर सो मेनी विरुद्ध आहार, उसके ऊपर पूरा चैप्टर है और बहुत सारे डिटेल में बताया गया है, तो विच वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, एक सेपरेट हम एक उस पर टॉक कर सकते हैं विरुद्ध आहार पे, बिकॉज दैट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। सो उसमें जो है वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, जिससे कि हमें हमें अवेयरनेस आती है, हमें जानकारी मिलती है कि ये चीज़ें अगर हम अवॉइड करेंगे तो हमारे को हेल्थ में ठीक रहेगा, कोई हमारी बीमारी नहीं होगी, कोई टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होंगे। और उसके बाद अष्ट आहार विधि विशेषज्ञ, छोटी छोटी चीज़ें, 8 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इफेक्ट ऑफ फूड, हमारी बॉडी में किस तरह से भोजन जो हम कर रहे हैं वो इम्पैक्ट डाल रहा है, कितना हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, कैसे हम करें तो करेगा। इस तरह से अष्ट आहार विधि विशेषायतन बताए गए हैं। उसके बाद में सर और मेन चीजें और सबसे बड़ी चीज बताई गई आचार रसायन। आप देखिए आयुर्वेद कहाँ तक पहुंचा हुआ है। आचार रसायन, आचार रसायन मतलब कि हमें कंडक्ट कैसा करना है, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। मतलब ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना कि झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, और मतलब उसमें तो पता ही नहीं क्या क्या बताया गया है। उसमें ये बोला गया है कि आपके गुरु जो हैं उनकी वाइफ को भी आपको अपनी माँ की तरह देखना है, आपके गुरु को आपके पिता की तरह देखना है, और पता ही नहीं कितनी सारी चीजें बताई गई हैं। तो ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है और इतना अच्छा डिटेल में बताया गया है कि मतलब बहुत ही पूरी पूरी जो है पूरा, जिसे कहते हैं ना कि पूरा लाइफस्टाइल कैसे जीना चाहिए, आयुर्वेदा हैज एम्फेसाइज्ड ऑन दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर मैं आप बताने जा रही हूँ वो है पंचकर्म। पंचकर्म जो है दैट इज कॉल्ड बायो प्यूरिफिकेशन। बायो प्यूरिफिकेशन मतलब कि हमारी बॉडी को, बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं, जितनी भी डिजीजेस आ गई हैं, उस डिजीज को बॉडी से निकाल देना, बॉडी से हटा देना और बॉडी से दूर करना, और वापस हेल्थ को रीगेन करना। तो हेल्थ को रीगेन करने के लिए, वेलनेस के लिए हमारे को पंचकर्म जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेद का इंटेग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। इसमें कहा जाता है कि 50% ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदा कैन बी डन विद पंचकर्मा ओनली। पंचकर्म से ही हम आधे से ज्यादा ट्रीट कर देते हैं पेशेंट को, एंड दे आर वेरी अमेजिंग प्रोसेसेस। और जिसमें कि 5 कर्म होते हैं, वमन, विरेचन और आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्या। तो इस तरीके से मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी आपको कि किस तरीके से हम पंचकर्म को करते हैं और पंचकर्म के प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। आगे कुछ पिक्चर्स भी हैं। सो मे वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब जैसे रसायन चिकित्सा का मैंने आपको बताया कि रसायन चिकित्सा से कैसे क्या हो सकता है। रसायन चिकित्सा से आप देखिए, इट अरेस्ट एजिंग, इंक्रीजेस लाइफ स्पैन, इंटेलिजेंस पे काम करता है ये। हमारे पास जो है वो मेद्य रसायन का स्पेशल जो है वो 4 मेद्य रसायन बताए गए हैं। 4 मेद्य रसायन में भी किसको कैसे लेना है वो भी बताया गया है। जैसे मंडूक पर्णी बताया है, ब्रह्मी बताया है, यष्टि मधु बताया है। यष्टि मधु मतलब मुलैठी जो होती है वो भी रसायन है, वो मेद्य रसायन कही गई है। मुलैठी को पाउडर फॉर्म में लेने से, अब आप अगर रोज लेंगे, और जैसे कोई बच्चा है उसको डिलेड स्पीच है, डिलेड स्पीच में अगर हम सिर्फ हम उसको मुलैठी का पाउडर बोलते हैं कि उसकी जीभ पे थोड़ा सा रोज मुलैठी का पाउडर दिन में 2 बार 3 बार आप रखिए और देखिए उसकी स्पीच, अगर टंग टाई नहीं है तो उसकी स्पीच जो है वो बहुत जल्दी से, वो डिलेड माइलस्टोन जो है वो जल्दी से ठीक होने लग जाता है। तो इस तरह से जो मेद्य रसायन है उसका स्पीच सेंटर जो है वो एक्टिवेट होने लग जाता है। तो इस तरीके से जो है वो बहुत सारे रसायन जो है, मेद्य रसायन है, स्ट्रेंथ बल के लिए जो रसायन है, जैसे च्यवनप्राश आप लोगों ने सबने सुना होगा कि च्यवनप्राश जो है वो पूरी बॉडी के लिए एक टॉनिक है, पूरी बॉडी के लिए रसायन है। और लेकिन वो कहाँ के लिए स्पेशल रसायन है, वो लंग्स के लिए, चेस्ट के लिए, जो एज्मा के पेशेंट हैं, जो आईएलटी के पेशेंट्स हैं,
जिनको बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है, या जिनको टॉन्सिलाइटिस है जिन बच्चों को, उनको ये जितने भी ईएनटी और आई लंग से रिलेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जितनी भी डिजीज हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश जो है वो बहुत अच्छा रसायन है। तो इस तरह से कई रसायन जो है वो, बहुत सारे रसायन, अलग अलग डिजीज वाइज भी रसायन बताए गए हैं। जैसे र्यूमेटॉइड का पेशेंट होते हैं, र्यूमेटॉइड के पेशेंट के लिए भल्लातक रसायन है। तो भल्लातक इज बेसिकली सेमीकार्पस एनाकार्डियम, एक जो प्लांट होता है जिसको मार्किंग नट बोलते हैं। मार्किंग नट जो है वो जो वॉशरमैन के पास में वो होता है, वो कपड़ों पे निशान लगाने के लिए काम करता है। तो वो जो नट होता है दैट इज ए पॉइजनस थिंग। वो पॉइजनस जो चीज है वो उसको उसी को प्यूरिफाई करते हैं, उसको प्यूरिफाई करके और फिर उससे जो है वो मेडिसिन बनाई जाती है जिसको भल्लातक रसायन कहा जाता है। वो भिलावा को, सेमीकार्पस एनाकार्डियम को, उसको संस्कृत में भल्लातक कहा जाता है। तो वो भल्लातक रसायन जो है अगर हम र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को देते हैं, क्योंकि वो डेबिलिटेटिंग डिजीज है, उसमें पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी लो जाता है, ब्लड पैरामीटर सारे खराब हो जाते हैं, सीआरपी लेवल बहुत हाई जाता है, आरए फैक्टर तो होता ही हाई है। उसके अलावा पेशेंट का वेट लूज होने लग जाता है, उसकी बोन्स वीक होने लग जाती हैं। तो इस तरीके से जो है वो भल्लातक रसायन अगर हम उस पेशेंट को, वीक पेशेंट को देते हैं, तो उससे उसकी स्ट्रेंथ लेवल भी दूर होता है, उससे उसके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं वो भी ठीक होने लग जाते हैं, और उसकी इन्फ्लेमेशन और ओवरऑल जो बॉडी है उसमें स्ट्रेंथ लेवल बनने लग जाता है। तो डिजीज वाइज भी रसायन है, और कई तरीके के रसायन जो हैं वो आयुर्वेद में बताए गए हैं, और ये सारे जो हैं बेनिफिट्स जो हैं वो रसायन सेवन से आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो एक सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि जो आयुर्वेद में सबसे पहले जो है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट बताया गया है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट का मतलब जो है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, है ना, स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो इसमें सबसे आयुर्वेद ये कहता है कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपाले तद भावे ही भावानाम सर्वा भावाम शरीराणाम। वो कहता है कि सारी चीजों को छोड़ दीजिए। कोई भी चीज, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके फादर, आपके बच्चे, कोई भी आपका साथ नहीं देता है जब आप जो है बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं। थोड़े दिन तक तो सब देखते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद में तो जब आप कंप्लीट बेड रिडन हो गए हो तो उनको भी लगता है कि हाँ वो कब तक देखें, देखते तो है, लेकिन कभी कभी वो मजबूरी भी लगने लग जाती है। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ये नियति है और ये ऐसा होता ही है सबके साथ में। तो इसीलिए ये कहा गया है कि सब चीजों को छोड़ दीजिए, सबसे पहले अपने बॉडी को देखिए, अपने शरीर को अनुपालन करिए। अपने शरीर को अनुपालन करेंगे, उसको हेल्दी रखेंगे, तद भावे ही भावानाम सर्वा भावा शरीर, मतलब उसके भाव से ही, मतलब शरीर को जो आपने पकड़ के रख लिया, उसको हेल्दी रख लिया, तो उसी से ही जो है सारे भाव हैं, उसके बिना कोई भाव आपकी लाइफ में नहीं है। तो इसीलिए सबसे जो है निदान परिवर्जन में यही कहा गया है कि जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मतलब स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनसे हमें दूर हो जाना है, हमारे को हेल्थ की तरफ जाने के लिए हेल्दी रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है। नेक्स्ट प्लीज। देन पंचकर्म चिकित्सा का, जैसे मैंने आपको बताया कि पंचकर्म जो है वो बायो प्यूरिफिकेशन है। इसमें 5 तरह से चिकित्सा की जाती है जो मैंने अभी नाम आपको बताए। नेक्स्ट प्लीज। तो पंचकर्मा जो है वो हेल्दी लोगों के लिए जो है वो क्यों करना चाहिए पंचकर्म। वैसे तो हमारे पास लोग जो बीमार होते हैं तभी आते हैं, क्योंकि जो किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, किसी को ब्रोंकियल एस्मा है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, सोराइसिस है, किसी को विटिलिगो है, किसी को गट प्रॉब्लम्स हैं, किसी को माइग्रेन है। तो जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके लोग आयुर्वेद में हमारे पास आते हैं और फिर बोलते हैं डॉक्टर साहब आप हमें ट्रीट कर दो, हम तो इस वाले हॉस्पिटल में चले गए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लेते हैं। तो मैं उनको हंस के बोलती हूँ कोई बात नहीं, आप छोटे से हॉस्पिटल में अब आप आए हो, मेरे जैसी छोटी सी डॉक्टर के पास आए हो, मैं आपको ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी, पूरा हेल्प करूंगी आपको ठीक करने के लिए। तो हम लोग इस तरह से उनको ट्रीट करके और रिजल्ट देते हैं। तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कि दे आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, उनको अपने हेल्थ को ठीक रखने का बहुत वो रहता है। तो इसमें देखिए मैंने एक छोटा सा वो एक कैप्शन भी डाला हुआ है कि बीमार होने पर खर्च करने से अच्छा है स्वस्थ रहने के लिए खर्च करें। तो ये स्वस्थ लोगों के लिए है जो कि हेल्दी रहने के लिए खर्च करते हैं। दे स्पेंड फॉर देयर हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए स्पेंड करते हैं। तो उसके लिए जो है पंचकर्म करवाते हैं, और रेगुलर पंचकर्म करवाने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। कि क्यों करवाना है? हेल्दी रहने के लिए। क्योंकि हम लोग जो इस जीवन में जो रह रहे हैं, दिल्ली में, एनसीआर में, और अगर हम कहीं भी रह रहे हैं, तो आप हमारी बॉडी में तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स जा रहे हैं और फूड एडल्ट्रेटेड जा रहा है
और चाहे कुछ भी हो, हम सब लोग इंसान हैं, हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा खाते ही हैं, टाइम पे टाइम भी खाते ही हैं। और स्ट्रेस हम सबके साथ में जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, थोड़ा है, ज्यादा है, वट एवर काइंड ऑफ लेवल ऑफ स्ट्रेस इज देयर, सबकी सबके साथ में स्ट्रेस है। तो इस चीज को जो है हमारे को एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसको उसके चलते हमें हमें खुद को पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो वीक होती जाती है टाइम टू टाइम, हमारे अंदर जो है वो टॉक्सिन इकट्ठे होते जाते हैं, हम फ्रेशनेस फील नहीं करते, हम एक्टिव फील नहीं करते हैं। तो उस चीज के लिए अगर आप साल में एक बार पंचकर्म करवाते हैं तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, आपको फ्रेशनेस फील होने लगती है, एक तरह से बॉडी रिजुविनेट हो जाती है, और बॉडी नई तरह से बन जाती है, आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम करना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए पंचकर्म जो है वो हेल्दी लोगों को करवाते रहना चाहिए, रिपीटेडली करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। Madam, I think we सर, have to give some time for the questions also. हाँ यस सर, गिव मी 5 मिनट्स मोर, मैं 5 मिनट में फटाफट खत्म कर देती हूँ, उसके बाद में जी जी। क्वेश्चंस ले लेते हैं। यस, तो आप ये देख सकते हैं ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी सारी हैं। तो हम लोग ओबेसिटी को भी ठीक करते हैं, मोटापा भी लोगों का पंचकर्म से ठीक करते हैं और मेडिसिन से ठीक करते हैं, जो और लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप जो है वो अपने ओबेसिटी को, ओवरवेट को जो है वो ठीक करिए, ताकि जो है हम सब लोग हेल्दी हो जाएं, पूरा नेशन हेल्दी हो जाए, पूरा वर्ल्ड हेल्दी हो, सोसाइटी हेल्दी हो। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जो है आज आज की डेट में बर्निंग इशू है, दैट इज ओबेसिटी, वी हैव टू ट्रीट इट। नेक्स्ट प्लीज। तो पंचकर्म प्रोसीजर्स का जैसे मैंने बताया कि 5 प्रोसीजर्स होते हैं, वमन कर्म, विरेचन, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बत्ती, नस्य कर्मा। तो ये अलग अलग डिजीज के लिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि त्रिदोष से आयुर्वेद जाना जाता है कि वात पित्त और कफ 3 दोषों के लिए होता है। जैसे वमन कर्म है तो कफ दोष के लिए होता है, विरेचन कर्म है तो पित्त दोष जिसमें ज्यादा हो उसके लिए होता है, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती जो है वो वायु दोष जिसमें ज्यादा हो उनको ये बस्तियां करवाई जाती हैं। और नस्य कर्मा जो है, जितना भी जो नासा ही शीर्षोद्वारम, इसको कहा गया नासा ही शीर्षोद्वारम, मतलब नाक ही जो है वो हमारे ब्रेन में जाने का रास्ता है एक। तो ये नाक में दवाई डाली जाती है इसमें, तो उसको जो है जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, इवन पैरालिसिस, इवन ईएनटी रिलेटेड डिजीजेस, क्रॉनिक साइनसाइटिस, इस तरह की डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम नस्य कर्मा करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो नेक्स्ट प्लीज। हाँ, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो ये आप देखिए कि ये सब जो फ्रेश लीव्स हैं ये हम लोग बनाते हैं यहाँ पे होली फैमिली हॉस्पिटल में पंचकर्म के लिए। सारी फ्रेश लीव्स हमारे हर्बेरियम से टूट के आती हैं, और हम यहाँ हर्बेरियम से लेके आके, आप देखिए कितनी तरह की लीव्स हैं, क्या क्या चीजें हम मिला के और इस तरह से बंडल बनाते हैं, पोटली बनाते हैं, जिससे हम थेरेपीज करते हैं पंचकर्म की। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज सर। ये देखिए जो ट्रीटमेंट पंचकर्म के जो हैं वो टेबल देखिए, और ट्रीटमेंट जो हो रहे हैं पंचकर्मा के। नेक्स्ट प्लीज। ये सब ट्रीटमेंट जो है, हम इतने बड़े बड़े ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, इवन आप ये देखिए वो बच्चे का जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको षष्टिकशाली पिंड स्वेद कहा जाता है। वो डीएमडी में, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स हमारे पास हर साल बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो बच्चों को हम ये वाला ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे उनका जो है डीएमडी में बहुत फायदा होता है और उनकी मोबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट, डाइट का जो है, आगे चलिए नेक्स्ट प्लीज। हाँ, तो ये त्रिउपस्तंभ जो मैंने आपको फर्स्ट यूएसपीज ऑफ आयुर्वेदा में कहा था कि त्रिउपस्तंभ जो है वो हेल्थ के क्या होते हैं, उसको कहा जाता है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 चीजें जो हैं अगर हम इनको मेंटेन करके रखें तो हम काफी हद तक अपनी हेल्थ पे जीत पा सकते हैं और हम हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहले डाइट, जिसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई। उसके बाद है निद्रा, नींद, स्लीप अगर हमने ठीक से ली है, अगर हमने 7 to 8 आवर जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है पूरा प्रॉपर स्लीप ली है और टाइम से लिया है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि लोग लोग हमारे को डिजीज के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में आज बताया, डॉक्टर साहब सुबह जब उठते हैं ना तो हमें फ्रेशनेस नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? क्यों आपको ठीक से नींद नहीं आती है? तो नींद ना आना एक बहुत बड़ी कई बीमारियों का कारण है। खाली वो खुद से बीमारी नहीं है, खुद से बीमारी तो वो sleep is also equally important। एंड देन ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य खाली मतलब ब्रह्मचर्य मतलब तो सेक्सुअल चेस्टिटी नहीं है, वो हर चीज में ब्रह्मचर्य है।
कि आपने अपनी लाइफ को कितना डिसिप्लिन में रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। तो आपका डिसिप्लिन, आपकी पंक्चुअलिटी जो आप लाइफ में अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो आप ब्रह्मचर्य को भी फॉलो कर रहे हैं। सो दीज थ्री थिंग्स आर, दीज थ्री त्रय उपस्तंभ, ट्रायड्स ऑफ हेल्दी लाइफ, जो 3 हेल्दी लाइफ के ट्रायड्स हैं ये बताए गए हैं। नेक्स्ट प्लीज। सो ये देखिए कुछ कुछ जो है रूल जो है वो हमें अब वो करने चाहिए, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। और नेक्स्ट प्लीज। हाँ, जो जीरियाट्रिक केयर के लिए हमें क्या चाहिए, अभी मैंने आपको जीरियाट्रिक केयर में रसायन का बताया है। नेक्स्ट प्लीज। विमेन हेल्थ के लिए आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन हेल्थ में आयुर्वेद बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आजकल यंग जो गर्ल्स हैं उनमें पीसीओडी, पीएमओएस की प्रॉब्लम जो है दैट इज बिकम वेरी वेरी कॉमन, और जिसकी वजह से लड़कियों के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं वो डिरेंज हो जाते हैं, और उससे मेंस्ट्रुअल साइकिल खाली डिरेंज ना होता है, उससे तो एचपीओ एक्सिस पूरी खराब हो जाती है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस जो है वो सारी गड़बड़ें हो जाती हैं उसमें, और उससे बहुत सीरियस सीरियस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो आने के चांसेस होते हैं। इवन कैंसर तक की बीमारी का खतरा रहता है, और इनफर्टिलिटी तो बहुत कॉमन है अभी। तो इन सब चीज़ों को आयुर्वेद जो है वेरी सेफली विदाउट एनी केमिकल हार्मोन्स, हम सिर्फ दवाइयों से, अपनी हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन से हम इन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए, और प्री एंड पोस्ट नेटल केयर का तो पूरा इतना डिटेल में हमारे यहाँ एक एक चैप्टर है, उसमें पूरा जो गर्भिणी परिचर्या उसमें लिखा गया है मासानुमासिक परिचर्या। मासानुमासिक मतलब फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी में क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या कपड़े पहने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, 9th मंथ तक पूरा डिटेल में फुल चैप्टर है वो। और उसमें कई स्टडीज भी हुई हैं, एंड दैट यू नो अगर वो अपनाते हैं तो मैं कहती हूँ कि इतना अच्छे से प्रेगनेंसी का टाइम निकलता है। और वो बहुत सारी लेडीज मेरे पास आती भी हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट लड़कियां मेरे पास आती हैं, एंड आई हेल्प देम विद दिस। और इस तरीके से, और पेरीमेनोपॉजल एंड मेनोपॉज में भी बहुत सारे लोग जो हैं अपने फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ में, बहुत सारी फीमेल जो हैं वो आती हैं और आयुर्वेद से बहुत हेल्प मिलती है उनको। नेक्स्ट प्लीज। सो आप देखिए कितनी मेजर, सारी जितनी भी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उन सब में आयुर्वेद बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज। तो गोल ऑफ लाइफ इज टू डाई यंग एज लेट एज पॉसिबल, है ना। तो ये ऋग्वेद का एक श्लोक है ना, जीवेम शरदय शतम शृणुयाम शरदय शतम प्रभ्रवाम शरदय शतम अदीना श्याम शरदय शतम। इसमें भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, मैं 100 साल तक जीऊं, लेकिन 100 साल तक कैसे जीऊं, बिस्तर में लेटे लेटे ना जीऊं। मैं 100 साल तक सुनता रहूं, मैं 100 साल तक बोलता भी रहूं, मेरी देखने की शक्ति भी ठीक ठाक रहे, और मैं चलता भी रहूं, किसी के अधीन ना हो जाऊं। तो इस तरह से अगर हमें 100 साल तक हेल्दी लाइफ से जीना है तो हमें आयुर्वेद को और हेल्दी हेल्थ को और वेलनेस को अपना के जीना है, और हम तभी ठीक से स्वस्थ रह सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने के लिए, एंड नाउ आई कैन टेक एनी क्वेश्चंस इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग प्लीज। Very enlightening. I really enjoyed. I have learned a lot of things today. I'm sure our all the online viewers they must have enjoyed and learned it. और आपसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आज का हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है. We need to have one more session Definitely sir, where we definitely. can have general tips about how we can incorporate things into our lifestyle on a day-to-day Definitely, basis easily. वो बहुत definitely sir, जरूरी है. definitely. और Yeah, दो yeah, तीन sure, क्वेश्चंस sure. हैं मैं आपको जो इन्होंने दिए हैं, अगर जी जी किसी और के क्वेश्चन हो तो दीजिएगा मैडम. अगले 3-4 मिनट देंगे जवाब. एक डॉक्टर दीपक का है कि जी। कर्ड और मिल्क हाँ जी सर, हाँ जी। क्या इकट्ठे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता. एक सब कर्ड और दूसरा, मिल्क। डॉक्टर चित्रा का चित्रा सेठिया मैडम का एक है जी जी कि जी जी। साउथ में तो कर्ड रात को नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ नॉर्थ जी इंडियन सुनते नहीं है, नॉर्थ इंडियन रात को कर्ड लेते हैं. इज इट ओके और नॉट? सो आई जी जस्ट जी वांट योर व्यूज ऑन दीज टू यस थिंग्स. यस 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 सर। सर वैसे इन जनरल जो है वो कर्ड और मिल्क इकट्ठा मिला के नहीं लेना चाहिए, तो वो भी विरुद्ध आहार हो जाता है, तो इसलिए कर्ड और मिल्क तो लेना ही नहीं चाहिए। और कर्ड रात को लेने में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि फ्रेश कर्ड जमा हुआ है तो उसको जो है वो खट्टा नहीं है तो वो दिन में हम खा सकते हैं, और उसकी लस्सी भी, बटर मिल्क भी, सेंधा नमक, भुना पिसा जीरा, अगर मीठा पीना है तो देसी मिश्री मिला के हम पी सकते हैं। लेकिन देर आर सर्टेन पेशेंट्स, सर्टेन पीपल, जैसे किसी को गट वीक है, गट की प्रॉब्लम है, तो वो फ्रेश कर्ड रात में भी खा सकता है,
जिसको बचपन से आदत है, वो लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, तो उसको ओक साथ में कहते हैं कि मतलब ओक साथ ही हो गया, वो बचपन से ही कर्ड जो है वो रात को खाता है। तो और उससे उनका गट भी जो है वो मतलब ठीक रहता है, उनको गट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। वीक गट वाले रात को भी डिनर में कर्ड खा सकते हैं, बट डिनर थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए उनका, बिफोर 8 o'clock डिनर हो जाना चाहिए उसमें। अच्छा, एक क्वेश्चन है मैडम कि ये उन्होंने पूछा है कि त्रिफला और हर्थ की जो लेते हैं लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं या बीच में ब्रेक देना होता है? वैसे तो देखिए त्रिफला जो है वो रसायन है, तो हरितकी भी जो है वो रसायन है, तो ये दोनों चीजें वैसे तो ली जा सकती हैं, पर ब्रेक दे दे के भी ले लें तो भी ठीक है, कभी कुछ ले लें कभी कुछ ले लें, थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके आप क्या लेते हैं। रिकमेंड करेंगी? बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, वी विल जी लिसन सर, टू मैं यू। तो ये कहूंगी कि आपको थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके लेते रहना चाहिए, कभी त्रिफला ले लीजिए, कभी आंवला खाली खा लीजिए, कभी खाली हरितकी ले लीजिए, इस तरह से लेते रहें तो बेटर रहता है। एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर व्हेन यू शुड बी अंडरगोइंग पंचकर्मा और इट कैन बी डन इन एनी सीजन? वैसे तो सर इसमें जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है कि कुछ एक स्पेसिफिक काल होता है, जैसे कि मतलब ये जो रेनी सीजन है, मतलब गर्मी जब खत्म हो रही है और सर्दी के पहले जो प्रावृत मौसम जो होता है, इस सीजन में पंचकर्मा जो है वो बेटर रहता है। और हर पंचकर्मा का अलग अलग सीजन है, जैसे वमन कर्म है, वमन कर्म को वो जो कफ डिजीज के लिए माना गया है, जैसे कि जो भी एज्मा के पेशेंट हैं या जो साइनस के पेशेंट हैं, उनको वमन कर्म करवाना है, तो वमन कर्म जो है वो बसंत ऋतु में कहा गया है, बसंत ऋतु आ गई है तो वमन कर्म करवा लीजिए। और जिस मतलब जहां पे जिस दोषों का एग्रीवेशन का पीरियड होता है या संचय का काल होता है, उस टाइम में जो है हमें वो वाला पंचकर्म करवा देना चाहिए। ये जैसे ये वाला सीजन चल रहा है, ये योग बस्ती के लिए चल रहा है, वायु की एग्रीवेशन का टाइम है, वायु के एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में बस्ती का जो चिकित्सा है वो करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू वेदर जो है, अकॉर्डिंग टू सीजन, हमारे को पर्टिकुलरली पंचकर्मा जो रिकमेंडेड होता है। बाकी अदरवाइज कोई पेशेंट डिजीज के हिसाब से आता है वो तो हेल्दी लोगों के लिए है, लेकिन अगर कोई पेशेंट डिजीज के हिसाब से आता है तो हम इस मौसम में भी वमन कर्म करवा सकते हैं, हम किसी मौसम में भी विरेचन वमन कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम है, उसके दोष विकृत हैं, तो हमें दोषों को जल्दी से निकालना है, बहुत ज्यादा विकृत हैं तो हम साल में किसी भी टाइम करते हैं, लेकिन सीजन के हिसाब से भी स्पेसिफाइड है फॉर हेल्दी पीपल। Chanda, he is asking, ma'am, as you said, there is Balha Rasayan for arthritis. So which one is better? One. Second, he also wants to know if for asthma, which Chyawanprash you will prescribe. तो भल्लातक रसायन जो होता है सर वो बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण, बहुत तेज होता है, वो चंदा हम साहब, रूमेटाइड आपसे रिक्वेस्ट आर्थराइटिस। है, कंसल्टेशन मैडम के पास जाके गो टू जी हर जी, वो क्लिनिक लेना एंड शी चाहिए, विल वो टेल यू इन लेना डिटेल। चाहिए, यस मैडम, जी जी बताइए जी करते जी जी जी। प्लीज। क्योंकि पेशेंट की प्रकृति और विकृति भल्लातक रसायन देने से पहले देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि भल्लातक रसायन इज अ स्ट्रांग मेडिसिन, तो उसको हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, पेशेंट को एडवाइजेबल है तो ही दिया जा सकता है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो इट इज नॉट एन सिंपल डिजीज की जिसमें आप मेरे से आप एक वेबिनार में सुन के और भल्लातक रसायन लेने लग जाएं, वो ऐसी दवाई है भी नहीं। अदरवाइज भल्लातक रसायन को सिर्फ विंटर में लिया जा सकता है। और च्यवनप्राश के बारे में मैं बता सकती हूँ, च्यवनप्राश आप थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं, वैसे सब लोग सर्दी में खाते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि 80% ऑफ च्यवनप्राश इज आंवला। आंवला जो होता है वो गर्म नहीं होता, उसमें 20% बाकी की हर्ब्स होती हैं, तो च्यवनप्राश थ्रू आउट द ईयर ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप च्यवनप्राश जो है वो सिंपल सादा च्यवनप्राश जो है वो या तो आयुर्वेद रसशाला का, और या फिर आर्य वैद्य फार्मेसी कोयम्बटूर का च्यवनप्राश जो है, दीज टू च्यवनप्राश आर वेरी गुड च्यवनप्राश। अदरवाइज एक डाबर का रत्न प्राश आता है, वो भी अच्छा है, सादा च्यवनप्राश डाबर का नहीं लेना ठीक है मैडम, थैंक यू वेरी मच एंड वी हैव ऑलरेडी बुक्ड यू फॉर नेक्स्ट सैटरडे। है वी सर। वुड लाइक यू टू फोकस ऑन दिनचर्या, स्पेशली डे टाइम, कैसे हम इनकॉर्पोरेट करके अपना हेल्दी बन सकते। डॉक्टर जी भट्ट, And सर। it मैं एक was प्रश्न really पूछ good. I लूं? really enjoyed every bit of this session. Thank you डॉक्टर very भट्ट, much, मैं madam. प्रश्न एक पूछ लूं कि समय सर जी सर समाप्त जी हो जी, गया? प्लीज। सर आपको तो सब अलाउड है सर, प्लीज पूछिए। जी सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो आप बात बता रही हैं कि विरुद्ध आहार और ये सारा कुछ जी जो सर। है, हाँ जी सर। ये ये तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी चीज है जो कि केवल
बात एक के कान से चल के दूसरे के मुंह तक पहुंचते हुए चेंज हो जाती है। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसीलिए मैं जहाँ भी लेक्चर देने जाती हूँ तो वहाँ पे मैं विरुद्ध आहार के बारे में ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया में तो आप ये देखिए कि एवरी हाउस होल्ड इज हैविंग मैंगो के सीजन में मैंगो शेक हर घर में बनता ही बनता है, और एक जी बात जी। तो ज़रूर बनता है और सब लोग मैंगो शेक ज़रूर पीते हैं, जो कि एब्सोल्युटली विरुद्ध आहार है, जो कि पीना ही नहीं होता है। बनाना शेक लोग बच्चों को इसलिए पिलाते हैं कि इसकी तो ग्रोथ नहीं हो रही, ये तो इसको तो भूख भी नहीं लगती, चलो हम केले में दूध मिला के इसको पिला देते हैं ताकि इसकी हेल्थ बन जाए। जबकि वो बनाना शेक जो है वो देख के अपने बच्चे की हेल्थ को खराब करते जा रहे हैं, ठीक नहीं करते जा रहे हैं सर। तो इसके लिए सर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। अवेयरनेस जो है वो मैं अपने लेवल पे तो करती हूँ, लेकिन बड़े लेवल पे कैसे किया जा सकता है वो तो सब मतलब जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे या तो हो विरुद्ध आहार के बारे में बताया जाए और सब लोगों को जानकारी दी जाए, तो इस तरह से हो सकता है सर। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं, जितने लेवल पे हम कर सकते हैं उतने लेवल पे तो जहां भी मैं टॉक देती हूँ वहां पे इन सब चीजों के बारे में, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, बट वी कांट से दीज आर स्मॉल थिंग्स, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, आगे जाके हेल्थ को खराब करती हैं ये चीजें, और बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे करके कोई ना कोई बीमारी को जरूर जरूर पैदा करती हैं। तो इसलिए तो एक विरुद्ध मेरी आहार एक इज अ वेरी वेरी मेरी इंपॉर्टेंट एक थिंग। छोटी सी सजेशन है कि हम अपने ही चैनल के माध्यम से कम विरुद्ध आहारों की जितनी भी संभव सूची है, तालिका है, वो दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं जरूर शेयर करूंगी इसको, डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी सर, इसकी पूरी लिस्ट मैं शेयर कर दूंगी। We have a big list of Viruddhahar थैंक यू। in our books. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir.